हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2024 को टारगेट कर रहे हैं और उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग सेट नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग सेट सॉल्व कर चुके हैं जिनकी संख्या है 3। हमने 2 सेट सॉल्व किए हैं हिस्ट्री के, जिसमें कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री को कवर किया था। उसके बाद दूसरा सेट पेपर था ज्योग्राफी का, और आज तीसरा सेट पेपर जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ये होने वाला है पॉलिटी का। तो आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, बात करेंगे पूरे ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस करेंगे। ये पिछले ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ इसमें कुछ नए क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं। तो आज की क्लास बढ़िया इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगी और आप लोग वीडियो को अपने हिसाब से टाइम से देख सकोगे। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने पीयर ग्रुप्स में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और अपनी राय मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि अगर इसमें आप लोगों को अकॉर्डिंग कोई चेंज करना हो या आप लोगों के कोई डाउट है तो मैं उनको भी रिजॉल्व करूँगी। ठीक है, तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लिखित हैं व्यवस्थित कीजिए। 3 कूट दे रखे हैं, 3 नहीं 4 कूट यहाँ पर दे रखे हैं और हमें बताना है इस क्वेश्चन में, ये करना है कि संघ और राज्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता और डीपीएसपी ये किस क्रम में संविधान में दे रखे हैं। तो देखिए, संघ और राज्य क्षेत्र ये भाग 1 में आते हैं, नागरिकता भाग 2 में आती है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में होते हैं और डीपीएसपी भाग 4 में होते हैं। ठीक है, तो जो सीक्वेंस बनेगा ये बनेगा आपका 1, 3, 4 और 2। ठीक है, 1, 3, 4, 2। तो इस तरीके का जो हमारे पास आंसर है कूट जिसमें मिलेगा, हम उस पर टिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास 2 सूचियां दे रखी हैं, एक तरफ आपको अनुसूची दे रखी है, दूसरी तरफ विषय दे रखे हैं। ठीक है, तो पहला जो है थर्ड अनुसूची या तृतीय अनुसूची में क्या दे रखा है, तृतीय अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान दे रखे हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप आपको अनुसूची 3 में नहीं मिलेंगे। 4th अनुसूची जो है इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन दे रखा है। 7वीं अनुसूची में क्या दे रखा है, संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए जाने वाली विधियों की सूची है ये। ठीक है, तो ये मैच हो जाएगी 7वीं अनुसूची 4 से। और 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं दे रखी हैं। ठीक, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हमारी मैचिंग हो जाती है। एक बार इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको अगर जानना है तो आप लोग देख सकते हो क्लास को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जहाँ पे पॉलिटी की कंप्लीट क्लासेस ली गई हैं। इसमें सारे टॉपिक आप अपने क्लियर कर सकते हो, डिस्क्रिप्टिव रूप में सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो आप समय निकाल के देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को वहाँ पर एलैबोरेट किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में संसद के द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार कानून को किस वर्ष पारित किया गया। तो देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार अधिनियम पारित किया गया था 1996 में, 1996 में। इसे ही पंचायत विस्तार अधिनियम पेसा कहा जाता है। अनुसूचित क्षेत्रों को कवर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1996 में लाया गया था। अच्छा, पंचायती राज को संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा संवैधानिक रूप दिया गया था। कब दिया गया था, कैसे दिया गया था, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। लेकिन ये जो पेशा है ये 73वें संविधान के अंतर्गत पंचायती राज में शामिल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसे 24 दिसंबर 1996 को अधिनियमित किया गया था ताकि ग्राम सभाओं को अपने प्राकृतिक संसाधनों को स्वशासन करने में सक्षम बनाया जा सके। पेशा अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कि शामिल है अनुसूचित क्षेत्रों का विकास, परियोजनाओं के लिए भूमि ग्रहण करने से पहले अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास, या फिर पुनर्वास से पहले ग्राम सभा या पंचायतों से उचित स्तर पर परामर्श किया जाए। तो ये सारे
जो प्रावधान है ये पेशा अधिनियम 1996 में किए गए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें ऐड नहीं थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है ये हमारा कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो जिसमें कथन कह रहा है 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में कार्य करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, 73वां संविधान संशोधन जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो ये एक भारतीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में ही कार्य करता है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम कारण देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन ने पंचायतों को बहुप्रतीक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ये भी बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने आपको ऊपर इलेबोरेट किया, जब ये संविधान संशोधन हुआ तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं और जो कारण है ये भी सपोर्ट करता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 4 है। ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में एक नया भाग 9 जोड़ा गया था, जिसमें 16 अनुच्छेद ऐड किए गए थे और 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों के द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों के निष्पादन के लिए पंचायती राज व्यवस्था को की प्रणाली के रूप में से परिकल्पित किया गया है। 73वां संविधान अधिनियम, इसकी मूल विशेषताएं क्या हैं कि ये जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है, जिसका गठन प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर किया जाएगा। इस प्रावधान ने भारत में पंचायती राज ढांचे को एक रूपता दी थी। जो राज्य चुनाव आयोग होता है वो पंचायती चुनाव की निगरानी, निर्देशन, मतदाता सूची बनाने का काम और नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग। जो जिस राज्य से भी जुड़ा हुआ पंचायती राज व्यवस्था होती है वहाँ का चुनाव आयोग, उस राज्य का चुनाव आयोग ये सारे काम करता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी आप लोगों को ध्यान होगा, अभी हमारे यहाँ लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं, लोकसभा का इस समय वोटिंग भी हो रही है। तो लोकसभा के चुनाव का जो भी क्रियाकलाप है ये कौन मैनेज करता है, ये सारे काम कौन देखता है? तो ये भारत चुनाव आयोग देखता है। ठीक है, भारत चुनाव आयोग लोकसभा के चुनाव कराता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसने भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को पेश किया, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं या ग्रामीण स्थानीय सरकार के अधीन विषयों की एक सूची है। जो 11वीं अनुसूची है उसमें सारी विषय दे रखे हैं, जिसमें कि कौन कौन से विषय आएंगे इसके अंतर्गत, उसकी पूरी लिस्ट है। अच्छा, जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके साथ ही एक 74वां संविधान संशोधन भी हुआ था और भाग 9 का जोड़ा गया था। ठीक है, 9 का जोड़ा गया था, जिसमें नगर पंचायत या नगर निकाय जोड़े गए थे और इसको भी संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये दोनों अमेंडमेंट जो हैं ट्विन अमेंडमेंट या जुड़वा अमेंडमेंट भी संविधान संशोधन कहे जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। कब सम्मिलित किया गया हमें बताना है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 जो हुआ था, इसके द्वारा शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया था और जिसे शिक्षा का अधिकार, जिसे राइट टू एजुकेशन भी कहा जाता है, बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए मौलिक अधिकार के रूप में लागू हुआ था। जो प्राथमिक शिक्षा होती है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की मौलिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन बनाया गया। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया? अनुच्छेद 21A के तहत इसे मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को। और जो मौलिक अधिकार हैं ये कौन से भाग में आते हैं? ये भाग 3 में आते हैं। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बनाया गया था राइट टू एजुकेशन के लिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उनकी प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा ही होती है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अच्छा, भाग 4 में भी फिर परिवर्तन किया था। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में डीपीएसपी हैं, तो डीपीएसपी में भी एक अनुच्छेद डाला गया, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39F में राज्य द्वारा वित्त पोषित होने के साथ साथ समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि 86वां संविधान संशोधन जो है इसी के द्वारा ही मौलिक अधिकार बनाया गया शिक्षा को। और फिर एक
मूल कर्तव्य जो हैं, मूल कर्तव्यों में भी एक अनुच्छेद जोड़ा गया 51A या 51 का, जिसमें यह कहा गया कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को माता पिता शिक्षा के अवसर प्रदान कराएंगे। ठीक है, इसे वर्ष 2002 में संशोधन करके ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। मौलिक अधिकारों की क्लास आप लोगों को, फंडामेंटल राइट्स की क्लास आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगी, वहाँ पर एक एक फंडामेंटल राइट को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है मैंने, और आप लोग फंडामेंटल राइट्स की वो क्लासेस कर लीजिए। और वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दे रखी हैं, तो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों एक साथ करोगे तो क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटीज़ क्या होती हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या उच्च न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, कौन प्रवर्तनीय नहीं है। ये सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। तो समय निकाल के आप लोग ये क्लासेस देख लीजिएगा। क्लास पसंद आएगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को वेतन संहिता 2019 में शामिल किया गया? तो देखिए, इसमें आपको दे रखे हैं 1, 2, 3 और 4, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो जो वेतन संहिता 2019 है उसके द्वारा इसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम, ये 3 शामिल किए गए। संविदा श्रम अधिनियम शामिल नहीं किया गया था। तो अब हम देखेंगे कौन सा कूट है हमारा जिसमें 1, 2 और 4 मिल रहे हैं हमें। तो ऑप्शन नंबर 3 में 1, 2 और 4 है, तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। वेतन संहिता 2019 इसमें इन अधिनियमों को समाहित किया गया। वेतन भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ठीक है, 23 जुलाई 2019 को श्रम मंत्री जो थे संतोष कुमार गंगवार, उनके द्वारा वेतन संहिता 2019 में पेश की गई थी। और इसने क्या किया, उन सभी रोजगारों में मजदूरों को बोनस भुगतान को विनियमित करने की मांग की जहां पर कोई उद्योग, व्यापार, व्यवसाय का निर्माण किया जाता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। इसकी विशेषताएं ये हैं कि केंद्र सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन तय करेगी, जो कि करती है सरकार। केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो ये विशेषताएं हो गई। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है एक स्टेटमेंट है जिसमें कि कहा जा रहा है, क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां अलग निर्वाचक मंडल है, ब्रिटिश तत्व चला गया है लेकिन उन्होंने कुचेष्टा को पीछे छोड़ दिया है। ये जो कथन है ये संविधान सभा में बहस के दौरान कहा गया था और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ये किसका कथन है। तो ये जो कथन है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा संविधान सभा में बहस के दौरान कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, आपको 2 सूची दे रखी हैं जहाँ पर एक तरफ प्रावधान है और दूसरी तरफ स्रोत है। तो देखिए, हमें बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, बिल्कुल सही बात है। डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है ये जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से लिया गया है, लेकिन केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं ली गई हैं, ये कनाडा से ली गई हैं। तो जो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम देखते हैं सी किस में है। तो सी हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक, ये विचार कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो जो जीएसटी है ये 101वां संविधान संशोधन 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब जीएसटी के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। भारत में जीएसटी विधेयक को पहली बार कब पेश किया गया था? जो 2014 में पेश किया गया था। 2016 में इसे मंजूरी मिली और ये इसे संविधान के 101वें संविधान संशोधन 2016 के रूप में राज्यसभा में फिर से नामित किया गया। अब इसके प्रावधान क्या हैं? उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि को समाविष्ट करने के लिए केंद्रीय जीएसटी और वैट विलासिता कर आदि को समाविष्ट करने के लिए राज्य जीएसटी है। ठीक है, देखिए जीएसटी में 2 टाइप का जीएसटी होता है, एक सीजीएसटी
और एक SGST, ठीक है। तो CGST जो होता है ये सेंट्रल मतलब केंद्र GST होता है और ये SGST स्टेट का GST होता है। ये बातें दोनों अलग अलग हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। अंतर्राज्यीय व्यापार को कवर करने के लिए एकीकृत GST जिसे कि IGST कहा जाता है स्वयं एक कर नहीं बल्कि राज्य और संघ करों के समन्वय के लिए एक प्रणाली है। अनुच्छेद 246A क्या कहता है? राज्यों को वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार है, ठीक है। ये 246A कहता है। 102वां संविधान संशोधन क्या था? 102वां संविधान संशोधन जो था इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना और उससे के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन, ये चीज़ें डिस्क्रिप्टिव वे में दे रखी हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। अब 103वां देख लेते हैं। 103वां संविधान संशोधन जो है ये EWS मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो है उनके लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का जो संविधान संशोधन हुआ था ये उसको नामित करता है। आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियम अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करता है। कौन? ये वाला 103वां, ठीक है। और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करता है। किसके आधार पर? आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर। चलिए 104वां संविधान संशोधन किस लिए हुआ था? 104वां संविधान संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था और अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण है इसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। संविधान संशोधन जो लास्ट वाले लेटेस्ट हैं ये तो पता ही होने चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा मतदान करने की जो आयु थी जिसे कि हम सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं, वयस्क मताधिकार, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 326 में संशोधन प्रक्रिया हुई थी तब ये वाला अनुच्छेद लागू हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के कार्यकाल में इसमें संशोधन हुआ और अधिनियमित भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? आकस्मिकता निधि जिसे कंटिजेंसी फंड कहते हैं, ठीक है। कंटिजेंसी फंड पर अधिकार किसका होता है? राष्ट्रपति का अधिकार होता है, ध्यान रखिएगा। और कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? ये अनुच्छेद 267 से संबंधित है। आकस्मिकता निधि यूज़ कब करी जाती है? राष्ट्रपति उसको यूज़ करने के लिए अनुमति देता है। आकस्मिकता निधि तब यूज़ की जाती है जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे बाढ़ हो गई, अभी कोविड आया था, ये सारी चीज़ें, कोई प्राकृतिक आपदा अचानक से कोई खर्चा करना हो, वहाँ पर आकस्मिकता निधि यूज़ की जाती है। ये राष्ट्र के आपातकालीन निधि है, जो आपातकाल का समय होगा, मतलब कोई अचानक से खर्चा आ जाए, आपातकालीन परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है। जब राष्ट्र में संकट होता है, उदाहरण के लिए प्राकृतिक आपदा, और इससे निपटने के लिए धन की आवश्यकता होती है, ये कोष राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद कानून के द्वारा अग्रदाय की प्रकृति में एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकता है जिसका शीर्षक भारत की आकस्मिकता निधि है, और समय समय पर ऐसी राशि का भुगतान किया जाएगा जो इस कानून के द्वारा निर्धारित की जा सकती है। अनुच्छेद 115 और 116 के तहत संसद के द्वारा कानून इस तरह के व्यय के प्राधिकरण को लंबित अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए ऐसी निधि से राष्ट्रपति के द्वारा किए जाने वाले अग्रिमों को सक्षम करने के लिए राष्ट्रपति के निपटान में रखा जाएगा। मतलब कोई भी खर्चा करना है तो क्या करते हैं कि राष्ट्रपति से, आकस्मिकता निधि से पैसा निकालना है तो राष्ट्रपति से उसकी अनुमति ली जाती है। अच्छा, जो संचित निधि है वो किसके अंतर्गत आती है? संचित निधि आपकी आती है अनुच्छेद 266 के अंतर्गत। अनुच्छेद 266 के अंतर्गत संचित निधि आती है। लोक लेखा समिति जो होती है उसका, लोक लेखा समिति जांच करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। संचित निधि का यूज़ कहाँ पर होता है? तो जितने भी वेतन और भत्ते हैं केंद्र के कर्मचारियों के, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनके वेतन एवं भत्ते, और यहाँ तक कि जो राज्यों के न्यायालय होते हैं, मतलब उच्च न्यायालय होते हैं, उनके वेतन एवं भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि से दी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि जो
उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं। हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके जजेस की पेंशन जो होती है ये भारत की संचित निधि से नहीं दी जाती है, ये राज्य की संचित निधि से दी जाती है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर बहुत जोर देते हुए समझाया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, आगे बढ़ेंगे। 268 के अंतर्गत क्या आता है? 268 के अंतर्गत संघ द्वारा लगाए गए करों से संबंधित है, लेकिन राज्यों के द्वारा एकत्र एवं विनियोजित किए जाते हैं कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है? तो देखिए, एक केस हुआ था बम्बई बनाम भारत संघ, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का ही एक हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बम्बई बनाम भारत संघ। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। SR बम्बई मामले में बुनियादी संरचना के सिद्धांत के साथ साथ अनुच्छेद 356 के अंतर्गत क्या आता है? आपातकाल के घोर दुरुपयोग के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णयों में से एक निर्णय दिया। SR बम्बई अगस्त 1988 से अप्रैल 1989 के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जनता दल की सरकार का नेतृत्व किया था और 21 अप्रैल को क्या हुआ, वहाँ पे 1989 को कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है, तो इसी मामले से जुड़ा हुआ ये केस था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का ही अंग है। ठीक है, प्रस्तावना क्या है देख लीजिए यहाँ पर। प्रस्तावना दस्तावेज एक परिचयात्मक कथन है जो दस्तावेज के दर्शन और उद्देश्यों की व्याख्या करता है। यह संविधान में या इसके निर्माताओं के इरादे, इसके निर्माण के पीछे के इतिहास और राष्ट्र के मूल मूल्यों और सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के पीछे के आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि जो संविधान सभा ने अपनाया था प्रस्तावना को, वो कहाँ से ली गई? तो 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसे ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना दिया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। हालांकि अदालत में लागू करने योग्य नहीं है, कहने का मतलब ये है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना इज नॉट जस्टिफिएबल इन द कोर्ट। मतलब प्रस्तावना को कोर्ट के द्वारा, ना ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ना ही हाई कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को बताती है और जब भाषा अस्पष्ट पाई जाती है तो लेखों की व्याख्या के दौरान सहायता के रूप में कार्य करती है। प्रस्तावना से संकेत मिलता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के पास है। ये सारी बातें इस जजमेंट में बताई गई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा देती हूँ। वैसे आप लोग ये वाले जो डाउट्स होते हैं कि जो प्रस्तावना है जस्टिसिएबल है कि नहीं है, DPSPs जस्टिसिएबल होंगे कि नहीं होंगे, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल हैं या नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जस्टिसिएबल हैं कि नहीं है, ये सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो सकते हैं। आप लोगों को बस करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक खोलना है, प्लेलिस्ट में आप जाओ, सारी चीज़ें समझाई है मैंने वहाँ पर कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर द ओनली राइट्स विच आर जस्टिसिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। कहने का मतलब ये है कि मौलिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा क्या कराया जा सकता है, लागू कराया जा सकता है, जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रस्तावना और DPSP, इन तीनों में से कोई भी चीज़ कोर्ट ऑफ लॉ में लागू नहीं करवाई जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में पंचायतों को त्रिस्तरीय व्यवस्था की कल्पना की गई? तो अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि 72वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इन्हें भाग 9 में शामिल किया गया। तो एक भाग जोड़ा गया था जिसका कि नाम था भाग 9। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये उसका एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देख सकते हो। वैसे ऊपर भी हम देख चुके हैं, इसलिए हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्टिव वे में हो सकती थी ये मैंने दे दी हैं, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ये जमींदारी उन्मूलन से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 को निम्नलिखित में से किस अनुसूची में शामिल किया गया। तो जब यहाँ पे पहला संविधान संशोधन हुआ था जमींदारी उन्मूलन के लिए तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1950 में जो अनुसूची जोड़ी गई वो थी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जोड़ी नहीं गई थी, इसको थोड़ा करेक्ट करिएगा कि उत्तर प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, ठीक है, और भूमि सुधार अधिनियम जब 1950 में पारित हुआ था, कौन सी अनुसूची के अंतर्गत डाला गया था इसको, तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत डाला गया था। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी इसका देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 क्या कहता है। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा 24 जनवरी 1951 को हस्ताक्षर किए गए थे इस पर, और अधिनियम के निहित आदेश 1 जुलाई 1952 को जारी किया गया था। निहित होने की तिथि से सभी बिचौलियों के सभी शीर्षक, अधिकार और हितों को समाप्त कर दिया गया था। अब नवीं अनुसूची क्या है, नवीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी विषय 9वीं अनुसूची के अंतर्गत पहुंच जाता है उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और इसे प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। ये बात अभी ऊपर हमने डिस्कस भी करी कि कब जोड़ा गया था, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। पहले संशोधन हुआ तब इस अनुसूची में 13 कानून जोड़े गए, और बाद में संशोधन करते करते अब तक इसमें 284 कानून जुड़ चुके हैं, ठीक है। 5वीं अनुसूची क्या कहती है, 5वीं अनुसूची जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में जो आदिवासी अल्पसंख्यक राज्य हैं, आदिवासी बाहुल क्षेत्र हैं, उनको निर्दिष्ट करती है। 6ठी अनुसूची क्या बताती है, 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा सहित उत्तर पूर्वी राज्यों में आदिवासी बहुल क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है। 11वीं अनुसूची क्या कह रही है, 11वीं अनुसूची में जो मद शामिल हैं वो कृषि विस्तार, कृषि में भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि चकबंदी, मृदा संरक्षण, सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संभर विकास, पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन, इस तरीके के और भी विषय 11वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये लिस्ट दे रखी है और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, सही सुमेलित। 9A ये समान न्याय और मुफ्त कानूनी सलाह के लिए बात देता है। ये DPSP का एक पार्ट है, ठीक है, DPSP। उसके बाद ये भी DPSP अनुच्छेद 40 DPSP के अंतर्गत आता है, जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन की बात कही गई है। समान नागरिक संहिता ये भी DPSP में ही आता है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण ये DPSP का भाग है, लेकिन ये अनुच्छेद 48 में नहीं है, ठीक है, तो अनुच्छेद 50 में है ये। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यही वाला सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, अनुच्छेद 331 के तहत किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 338 से 338A में ये किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये हम पहले ऊपर अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं, तो ये वाले जो यहाँ पे उपबंध हैं और इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैंने दे दिए हैं कि जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, उसकी सेवा शर्तें क्या होती हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, वेतन का निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने दे दी हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर लीजिएगा। हम चलते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगर ये सारी चीज़ें मैं अभी यहाँ पर पढ़ूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और लेंदी प्रोसेस हो जाता है, फिर आप लोगों को वीडियो में मज़ा नहीं आएगा, वो लंबा लगने लगेगा। तो वीडियो पॉज करके जो आपको ठीक लगे आप पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज़ आप आगे बढ़ जाइएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषदों का निर्माण या उन्मूलन का प्रावधान किया गया है।
तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत क्या किया जा सकता है, राज्य विधान परिषदों का निर्माण या उन्मूलन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 169। इसके बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने लिस्ट बनाई है, इसको एक बार देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। संविधान का अनुच्छेद 169 संसद को किसी भी राज्य में एक परिषद का गठन या समाप्त करने की अनुमति देता है। यदि राज्य की विधानसभा उस प्रभाव के लिए एक प्रस्ताव पारित करती है तो राज्य की विधानसभा के कहने पर ही संसद विधान परिषद को बना सकती है और उसका उत्साधन भी कर सकती है। ठीक है, संकल्प विधानसभा की कुल सदस्यता के बहुमत एवं विधानसभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, मतलब विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। भारत में द्विसदनीय प्रणाली है, संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा दूसरा लोकसभा। राज्य स्तर पर भी 2 सदन हो सकते हैं, विधानमंडल और विधान परिषद। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद और विधानमंडल दोनों हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अच्छा, कौन कौन से राज्यों में इस समय विधान परिषद है, एक बार वो देख लीजिए। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, ठीक है, और कर्नाटक, इसमें विधान परिषद है। जो राज्य का विधानमंडल होता है, विधानमंडल कैसे बनता है, तो राज्य विधानसभा, ठीक है, राज्य विधानसभा प्लस विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर के बनता है राज्य विधानमंडल, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से बनता है संसद। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय संविधान की मूल संरचना की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन है, इंदिरा साहनी, शंकरी प्रसाद का मामला, रुदल शाह, या फिर नन ऑफ अबव, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना की अवधारणा है, ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, मूल संरचना जो है, इस शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। मूल संरचना ये बताती है कि संविधान में संसद के द्वारा कहीं भी ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है जो उसकी मूल भावना को ठेस पहुंचाए। ठीक है, मूल भावना के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं, जो ढांचे आते हैं, वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, भारत की एकता और संप्रभुता, सरकार का एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप है, भारत का संघीय चरित्र, भारत का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, शक्तियों का विभाजन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को शो करती हैं ये चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा साहनी मामला भी मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको रीड करेंगे। हम बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर। आप लोग ये सही तरीके से पढ़ सकें, इसीलिए मैं ये धीरे धीरे डॉक्यूमेंट को आगे बढ़ा रही हूँ, जिससे कि आप लोग वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से रीड कर लें, अगर रीड करने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आप चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों के तहत चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 268 और 281 में केंद्र और राज्य संबंध में वित्तीय संबंधों के अंतर्गत जो है व्याख्या की गई है, चर्चा की गई है। तो 268 और 281 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कौन से भाग में वर्णित है ये भी जान लीजिए। तो भाग 12 में वर्णित है। अनुच्छेद 268 से 293 के बीच वित्तीय संबंधों से जुड़े हुए अनुच्छेद हैं। कौन कौन से कर और शुल्क संघ के द्वारा लगाए जाएंगे, संघ के द्वारा वसूल किए जाएंगे, राज्यों के द्वारा कौन से कर वसूल किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें इन अनुच्छेदों में बताई गई हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो देखिए, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और BR अम्बेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा, N गोपालास्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये दोनों लोग प्रारूप समिति के सदस्य थे। अब हम देखते हैं कौन से कूट में 1 और 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, 1 और 3 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो देख लीजिए आप लोग, सबके नाम यहाँ पे दिए हैं। AK अय्यर हो जाएगा, N गोपालास्वामी हो जाएगा, BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे। ये सारे अध्यक्ष यहाँ पे दे रखे हैं सदस्य, इनको देख लीजिएगा। पहली बैठक कब हुई थी? 30 अगस्त 1947 में हुई थी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे BN राव थे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 331 के अंतर्गत किया गया है। हमने ऊपर डिस्कस भी किया था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की 15% तक सीमित की गई है? तो 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें ये प्रावधान किया गया था कि केंद्रीय मंत्रियों में की जो संख्या है लोकसभा की कुल संख्या की 15% होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 81 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। हम बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, जो छोटे राज्य होते हैं उनके लिए अपवाद है, न्यूनतम संख्या 7 प्रस्तावित की गई है। जैसे मिजोरम, गोवा और सिक्किम, ये छोटे राज्य हैं, यहाँ पर न्यूनतम संख्या 7 हो सकती है, 7 होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की जो संघीय विशेषता नहीं है, आंसर होगा आपका केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संघवाद एकल राजनीतिक व्यवस्था के तहत एक मिश्रित प्रणाली है जो जहां एक ऐसे केंद्र सरकार और कई प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। दोनों ही अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वतंत्र रूप से योजनाओं को तय और कार्यान्वित कर सकती हैं। फेडरेशन शब्द कहाँ से लिया गया है? ये एक लैटिन शब्द है जो फेडरेशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। इसका मतलब क्या होता है? फेडरेशन का मतलब जो होता है अनुबंध, संधि या समझौता होता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन बने कि सबसे बड़ी संघीय व्यवस्था कौन सी है या सबसे पुरानी, बड़ी तो नहीं कहेंगे, सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी संघीय व्यवस्था अमेरिका है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है? तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 61 है। जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित होनी चाहिए? तो कुल सदस्य संख्या की 1/4 सदस्य संख्या के द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ होना चाहिए लिखित सूचना, तभी संसद उस पर विचार करेगा। ठीक है, महाभियोग चलाने से पहले 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को, और जब ये पास होगा बहुमत के द्वारा तो 2/3 से कम बहुमत, मतलब विशेष बहुमत से के बिना ये जो प्रस्ताव है पास नहीं हो सकता। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले ने एक भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को रेखांकित किया था? तो हमने अभी पढ़ा था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। मजबूत क्षेत्रीय पार्टियों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सूचक है। देखिए, भारत का संविधान लिखित है, हमें पता है, ये तर्क है। और जो लिखित संविधान है इसी के द्वारा मजबूत क्षेत्रीय पार्टियों का विकास और इनकी जो आकांक्षाएं हैं ये उसी का सूचक है। तो ए और आर दोनों सही हैं और ये इसकी सही आर व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चन को सपोर्ट करने वाली हैं मैंने यहाँ पे दे दी हैं। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके रीड करेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उन विषयों पर कौन कानून बनाता है जो संविधान में दी गई सूचियों में शामिल नहीं है? तो जो चीज़ें सूची में शामिल नहीं होती हैं, ठीक है, उन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे भारत की सूचियों की 3 सूचियाँ होती हैं। भारत के संविधान में 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाती है और संवर्ती सूची पर दोनों बनाती हैं। लेकिन अगर दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है तो जो केंद्र सरकार का कानून होता है वो लागू होता है, राज्य सरकार का कानून उसको वायलेट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं। बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि अध्यक्ष के पास मतों की समानता के लिए एक निर्णायक मत होगा? जब भी लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष लोकसभा की या राज्यसभा की अध्यक्षता कर रहे होते हैं और किसी विषय पर मत पढ़ने होते हैं, किसी विषय पर कोई अधिनियम पास करवाना होता है और वोटिंग होती है, तो अगर पक्ष और विपक्ष में टाई हो जाता है तो अनुच्छेद 100 के अंतर्गत
जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष, अपना निर्णायक मत डालता है। तो ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 100 जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो अध्यक्ष निर्णायक मत जिस भी पक्ष में डालेगा, पक्ष में या विपक्ष में, तो अगर पक्ष में डालेगा तो वो पास हो जाएगा, विपक्ष में डालेगा तो वो वाला पास हो जाएगा। ठीक है, जो भी प्रस्ताव पेश किया गया है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। इस तरीके से आज ये क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं। आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं। तो आज का स्कोर आपका कितना रहा ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्लास हो सकता है आप लोगों को थोड़ी लेंदी लगे, लंबी हो गई क्लास, लेकिन ये सारी चीज़ें जो पॉलिटी की हैं इलेबोरेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पॉलिटी में क्या होता है, क्वेश्चन सीधा सीधा ना करके घुमाकर पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन हमको आता होता है लेकिन उसकी लैंग्वेज इतनी क्लिष्ट हो जाती है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और क्वेश्चन या तो अटेम्प्ट नहीं करते हैं या फिर गलत हो जाता है। तो इसीलिए सारी चीज़ें एलैबोरेट करने का मैंने प्रयास किया है। अगर क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, स्टडी ग्रुप्स में, पीयर ग्रुप्स में। और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।